नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। ठीक है, ये है आपके संपत्ति अंतरण अधिनियम में उल्लिखित है। अब इसका मतलब क्या है, क्या नहीं है, क्रमशः आपने जो पढ़ा है वहाँ पर मतलब बताया गया है कि कैसे धारा 10 में जो बातें उल्लिखित हैं उसी के आगे तमाम बातें हैं। उसी में धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम भी आता है। फिर आगे की कुछ धाराएं इसका अपवाद भी पैदा करती हैं। ठीक है, फुल क्वेश्चन आपका मेंस में आता है, प्रीलिम्स में भी लगातार आने वाला प्रश्न है। तो एक निगाह अगर हम डालते हैं, धारा 14 क्या कहता है। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम में लिखा हुआ है कि कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं किया जा सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के पश्चात समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होता है। ऐसा कुछ आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। बात अगर केवल इंडिविजुअल धारा 14 पढ़ी जाए तो हमको नहीं समझ में आती है। ठीक, टीपीए एक बहुत बड़ी समस्या है। टीपीए की भाषा को समझना, उसकी व्याख्या करना, ये कई बार हमारा आपका डिस्कशन हो चुका है, आप लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं। तो इसको इंडिविजुअल अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या जानना चाहिए, ये बात जानना चाहिए। ठीक, तो हम अगर बात करें शाश्वतता की, शाश्वतता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में या हम लोग आम बोलचाल में शाश्वत शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, कि ये शाश्वत सत्य है, यानी पहले भी सत्य था, इन फ्यूचर भी हमेशा सत्य ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा ही कुछ है। यानी जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो नहीं, बल्कि आप शब्द के आधार पर अगर अर्थान्वयन करते हैं तो विरुद्ध नियम आपको मिल जाएगा। ठीक, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ, धारा 14 की समरी अगर हम निकालें कि शाश्वत अंतरण नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर शाश्वतता के विरुद्ध नियम को हम सामान्य भाषा में कहें तो कह सकते हैं शाश्वत अंतरण नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब इसका मतलब शाश्वत अंतरण क्या होता है इसको देखना चाहिए। ठीक है, ये कैसा अंतरण है जिसने अंतरण किया है, यानी कि अंतरण कर्ता। ठीक, ये इस अंतरण में ऐसी शर्त लगाता है कि भविष्य में भी अंतरण इस अंतरणकर्ता की शर्तों के अनुसार ही होगा। यानी कि अगर हम शाश्वतता के विरुद्ध नियम को पढ़ रहे हैं धारा 14 में और हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कारण यह है कि वहाँ जो लिखा है वो कहीं अप्लाई होता है, लेकिन अप्लाई होने से पहले क्या लिखा है, कैसी बात है, ये तो समझना जरूरी है। तो जब हम एक विश्लेषण करते हैं, समझ अपनी पैदा करते हैं, तो हमको शाश्वत अंतरण नहीं हो सकता है क्योंकि विरुद्ध नियम है, यह बात मिलती है। फिर दूसरी बात मिलती है कि भाई शाश्वत अंतरण क्या है, तब ऐसी शर्त अंतरणकर्ता की होती है कि भविष्य में भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे उत्तराधिकार में मिलना, ठीक है, कौन वारिस बनेगा, ये सब उसने आज के अंतरण में ही डिसाइड कर दिया। यानी कि कह सकते हैं इसको
कब्र से शासन, कब्र से शासन, यह अंतरणकर्ता क्या करना चाह रहा है? कब्र से शासन करना चाह रहा है। तो ये विरुद्ध का अर्थ क्या हुआ? नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि धारा 14 कहती है कि कब्र से शासन नहीं करने दिया जाएगा। आज आप जो अंतरण कर रहे हो, जिसके साथ आप अंतरण की संविदा कर रहे हो, उसी तक सीमित कंडीशंस को रखिए। अंतरण पूर्ण होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए। आप ही डायरेक्शन मत दीजिए कि इन फ्यूचर भी उस संपत्ति का, कि ये मेरी संपत्ति है, मैं अंतरण कर रहा हूं तो आज आपको होगा, कल नेक्स्ट को होगा, परसों नेक्स्ट को होगा, परसों, ठीक है। तो ये आप ना निर्धारित करो। आप फिलहाल जिसे अंतरित कर रहे हो उसे अंतरित कर दो। जब वो स्वामी हो जाएगा उस संपत्ति का, तो उसको भी अनिर्बंधित अंतरण का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रखा है। यानी कि आप अगर शब्दशः अर्थ लगाना चाहते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी, आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर भावपूर्ण समझ रहे हैं क्या उद्देश्य है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, क्या उद्देश्य है इस धारा का, धारा 10 में कौन सी शर्तों की बात की गई है जो शून्य होंगी, अगर ये सब बातों को समझ रहे हैं तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि जीवन काल में भी इसी की बात मानी जाए और इसके बाद भी इन फ्यूचर भी सैकड़ों साल तक इसी की बात मानी जाए, शाश्वत बना दे वो अपनी शर्त को, अपनी इच्छा को। ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। आप ऐसा निर्देशन नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, आप ऐसी शर्त नहीं लगा सकते हैं कि वो शर्त ही शाश्वत हो जाए और उस संपत्ति से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो वो आप ही की शर्तों पर हमेशा हो। ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। यही उद्देश्य है शाश्वतता के विरुद्ध नियम का। यानी कि आप लॉ को मत मैनेज करिए, आप ऐसी शर्त ना लगा दीजिए कि लॉ के उपबंध भी फेल हो जाएं, इन फ्यूचर किसी को जो अधिकार राइट्स मिल रहे हैं वो फेल हो जाए। जब निर्बंधित अधिकार रहेगा तो अधिकार कैसा रहेगा? तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शाश्वत अंतरण हो जाने पर फेल कर देता है, उसके विरुद्ध ये नियम लिखा गया। अब अगली बात आती है, ये तो अच्छी बात है लेकिन इसके अपवाद भी हैं। इसके क्या हैं? अपवाद भी हैं कि भाई हम ऐसा अंतरण तो नहीं करने देंगे कि हमेशा आप ही की शर्तें रहें। लेकिन फिर अपवाद भी बताए गए। मूल नियम तो ये हो गया, अपवाद ये बताए गए कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं कि आप शाश्वत अंतरण कर सकते हैं ताकि कोई और कोई मिसयूज ना कर सके। तो वो कंडीशन क्या है? ठीक, तो अपवाद के अंतर्गत आता है जैसे लोक लाभ के लिए सबसे अच्छा अपवाद यही है, लोक लाभ। ठीक है, यानी पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, चैरिटेबल ट्रांसफर, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक, यानी आपने क्या कहा कि हम अपनी संपत्ति का अंतरण कर रहे हैं, एक ट्रस्ट को ट्रस्ट बनाकर अंतरण कर दिए। ट्रस्ट की शर्तें बना दी गईं, जो विधिक शर्तें होती हैं उसके बाइलाज बना दिए गए ताकि हमारी संपत्ति का उपयोग हमेशा लोगों के हित के लिए किया जाए, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत वाले में तो धारा 14 अप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसा कार्य कर दिया तो क्या माना जाएगा कि ठीक है भाई, यहाँ आपका उद्देश्य बड़ा अच्छा है, आप किसी के अधिकार को रोक नहीं रहे हैं बल्कि लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए शाश्वत अंतरण आप कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल सा अपवाद भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में होना चाहिए ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी बात होती है, संपत्ति से अटैच भी कई अधिकार कर्तव्य हो सकते हैं, वो भी शाश्वत रूप में उस संपत्ति से अटैच ही रहते हैं। ठीक है, सुखाधिकार उत्पन्न हो गया है तो वो हमेशा अटैच ही रहेगा, ये भी शाश्वत हो जाता है। तो इस तरीके की बातें
धारा 14 पर प्रभाव नहीं डालती हैं। यानी कि अगर आपको मोटी मोटा लिखना है, ठीक है, तो आपकी दो बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए इस उत्तर में। क्या? एक तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या होता है और इसका क्या अपवाद हो सकता है। अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन एक आपको जानना है। विरुद्ध नियम यह है कि आप शाश्वत अंतरण नहीं कर सकते। अपवाद क्या है? लोगों के लाभ के लिए आप अंतरण कर सकते हैं। ये दो बातें अगर किसी को समझ में आ रही हैं तो कैसा भी इलस्ट्रेशन दे दिया जाए, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ना तो प्रीलिम्स में होगी, ना मेंस में होगी, ना इंटरव्यू में होगी। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, भाई टीपीए तो पढ़े होंगे? हाँ पढ़े हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है? अब आप बेयर एक्ट सुना रहे हैं तो उसको थोड़े जरूरत है, बेयर एक्ट तो उसके पास भी है। आप क्या बताइए एक्चुअली उसका मायने क्या है, इनको बताइए, आपके लिए नंबर आसान हो जाएंगे। हर एक स्टेप के नंबर आसान हो जाएंगे। तो कई लोगों का, बच्चों का, आप लोगों का फ़ोन आया, ठीक है, मैसेज आए कि ये क्या है, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए आज इस टॉपिक को हमने आपने एक सामान्य सी भाषा में डिस्कस किया। अगले जो भी आपकी मैसेजेज आए हुए हैं, काफ़ी इधर बीच वीडियो नहीं बन पाए थे, तो उसके अनुसार मैं आपका मैटर मेंटेन करता रहूँगा। मेंस के भी मैटर, बिहार जे भी आपका आ गया है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपके मिलते रहेंगे। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आने वाले समय में बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो आपके करियर के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगे। बिना मतलब की कोई बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, कैरियर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कि हमारे प्रश्न सही हों, नंबर मिले, सिलेक्शन होना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।